ये सभी वीडियो देखने के लिए YouTube पर टाइप करें पुलिस पाठशाला, जाएं मेरे चैनल पर और उसके बाद टैप करें प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग, करंट अफेयर्स, एग्जाम प्रिपरेशन और जय दोस्तों, मैं हूं सौरभ जैन और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। आज हम लोगों ने जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं और उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के जो कंपोनेंट हैं, अवयव हैं और मनुष्य का और प्रकृति का या पर्यावरण का जो संबंध है, मनुष्य के पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ टॉपिक हम लोगों के पीछे ज्योग्राफी के छूटे हुए थे, तो पर्यावरण के साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत में परिवहन। तो ये भी हम लोग पढ़ते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो परिवहन तो आप समझते ही होंगे कि किसी भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, वो परिवहन है। अगर आप कहीं से भी, अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। या तो वो किससे जाएगा? रोड से जाएगा, या हो सकता है वो हवाई रास्ते के थ्रू, हवाई जहाज से, या फिर किसी प्लेन से चला जाए, या फिर अगर वहाँ पे जल स्रोत है, कुछ नदियाँ, तालाब हैं, तो वो आंतरिक जल मार्ग कहा जाएगा उसको। और अगर वो कोई तटीय राज्य है या एक देश से दूसरे देश जाना है, इंडिया से सऊदी अरब जाना है तो समुद्र के रास्ते चला जाएगा, या फिर कर्नाटक से केरल जाना है तो वो यहाँ से समुद्र के रास्ते भी जा सकता है, तो इसको कहा जाएगा जल परिवहन। जल परिवहन हुआ, वायु परिवहन हुआ, सड़क परिवहन हुआ, और जो चौथा है वो है रेल परिवहन। तो कहा जाए कि रेल कुल परिवहन है, परिवहन को 4 भागों में बांटा जा सकता है: सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और रेल परिवहन। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सड़क परिवहन से और रेल परिवहन से, इन दोनों से पूछे जाते हैं। सड़क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पढ़ते हैं सड़क के बारे में। तो सड़कें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है सामान्यतः। एक वो सड़क होती है जिनकी निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार करती है। दूसरे वो होते हैं जिनका निर्माण और रखरखाव राज्य सरकार करती है। और तीसरी होती है स्थानीय सरकारों के द्वारा बनाए गए जो लोकल रोड होते हैं। तो पंचायतों में जो रोड बनाए जाते हैं या किसी नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर जो रोड बनाए जाते हैं आपके शहरों के अंदर, वो जो स्थानीय शासन होता है उसके द्वारा रोड बनाए जाते हैं और रखरखाव हुआ, उनका निर्माण हुआ, वो सब वही करते हैं। तो भारत देखा जाए तो भारत पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। सबसे पहले स्थान पर है चीन, नहीं USA है सबसे पहले स्थान पर। और भारत की अगर कुल सड़क परिवहन की लंबाई देखी जाए सड़क की, तो वो 54,83,000 किलोमीटर है। और भारतीय में जो भारत में 3 प्रकार की सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका नियंत्रण और निर्माण केंद्र सरकार करती है, वो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। दूसरा होता है राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे, इसका निर्माण व रखरखाव राज्य सरकार करती है। और अन्य राज्य होते हैं जिनको स्थानीय सरकारें बनाती हैं, फिर अन्य राज्य बनाते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग ही सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है ये वाला। तो इसका निर्माण क्या किया जाता है? PWD, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है। एक राज्य का भी लोक निर्माण विभाग भी होता है, उसका मंत्री भी होता है। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है PWD विभाग, वो क्या करता है? इसका निर्माण करता है। और देश में अगर कुल सड़क की लंबाई है, उसमें अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देखी जाए तो कुल सड़क की लंबाई का वो सिर्फ कितना है? 1.9% है। क्यों? क्योंकि बाकी सड़कें राज्य में राज्य सरकारों के द्वारा, स्थानीय सरकारों के द्वारा बनाई गई हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग सामान्यतः जो राज्य के बड़े बड़े शहर हैं उनको देश के अन्य शहरों से, अन्य राज्यों से जोड़ने का काम करता है। बाकी उस शहर से जो अंदर का भाग होता है वो राज्य सरकारों के द्वारा, जो राजकीय राजमार्ग होते हैं या जो स्थानीय राजमार्ग होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या है? कम है। लेकिन क्या है कि अगर कुल परिवहन का 40%, कुल सड़क परिवहन का 40% देखा जाए तो कौन संपन्न कराता है? यही राज्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वही संपन्न कराते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं से आपके बड़े जो ट्रक हैं, बसेस हैं, ये सब वो सभी इन्हीं से ही गुजरते हैं। इसी वजह से ये बनाई, इसकी लंबाई
पूरे कुल लंबाई का 1.9% हो, लेकिन कुल परिवहन का 40% संपन्न कराते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है इसको। इसके अलावा NH44 कुछ हाईवे हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हाईवे हैं तो इनको सबको तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो NH44, जो NH44 है इसका पुराना नाम क्या था? NH7 था। ये बनारस से स्टार्ट होता था और कन्याकुमारी तक जाता था, लेकिन बाद में इसको जो कश्मीर से जो एक राजमार्ग आता था उसको इसमें जोड़ दिया गया और ये पूरे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया। तो वर्तमान समय में सबसे लंबा राजमार्ग देखा जाए वो कौन सा है? NH44। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो आपका आंसर NH7 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? NH44। पहले क्या था? NH7 था। यह राजमार्ग भारत के उत्तर में स्थित श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, अब जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, पहले राज्य था। तो इसका जो श्रीनगर शहर है वहाँ से भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी तक, अगर ये मैप आप देख रहे होंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये रोड यहाँ से लेके ये जाता है यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है और यहाँ तक कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई देखी जाए तो 3745 किलोमीटर है और यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। इसके बाद यह पंजाब, ये जम्मू श्रीनगर, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद ये कहाँ आता है? दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और ये थोड़ा सा कर्नाटक से होता हुआ, ये कर्नाटक से होता हुआ कहाँ चला जाता है? नीचे तमिलनाडु में चला जाता है। और भारत का जो, इसके बाद रेलवे की बात है तो भारत का जो रेलवे है विश्व का लगभग चौथा सबसे बड़ा रेलवे है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो सड़क परिवहन की बात की जाए तो पूरे कुल माल परिवहन का 65% और सवारियों का 80% किससे परिवहन होता है? रोड जो परिवहन का सिस्टम है उससे ये इतना भाग संपन्न होता है। अब जो NH44 है वो पूरे इंडिया का सबसे लंबा राजमार्ग है और उस राजमार्ग जो NH44 है वो कई राजमार्गों से मिलकर बना है। तो इसमें ये जो है NH44 में निम्नलिखित हाईवे इसमें शामिल है, ये आपको याद रखना है। NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75 और NH26 और NH7। पहले सिर्फ ये NH7 को अगर मिलाया जाए तो ये इंडिया का सबसे लंबा था, लेकिन जब इसमें ये हाईवे और जोड़ दिए गए तो ये कहलाता है NH44। अब इसमें ये देखा जाए कि NH1A, 1A है ये जो श्रीनगर है कश्मीर का, खासकर यहाँ देख रहे होंगे कश्मीर के श्रीनगर से यहाँ तक दिल्ली तक, जालंधर तक, पंजाब का जो जालंधर है वहाँ तक NH1A, 1A इसमें आता है और ये लास्ट में किस में मिल जाता है? यहाँ देखिए, जब हम लोग GT रोड पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से कोलकाता से लेके और जालंधर तक ये है NH1, और इसके बाद ये जो इसके आगे है वो NH2 है और NH1 है और ये NH2 है, तो ये जो आता है वो NH1 में जुड़ जाता है। इसके बाद NH1 स्टार्ट होता है। NH1 पंजाब से, जालंधर से स्टार्ट होता है, हरियाणा से होते हुए कहाँ तक जाता है? दिल्ली तक जाता है, ये NH1 है। इसके बाद NH2, NH2 जो होता है वो दिल्ली से लेके कहाँ तक आता है? ये रहा दिल्ली, और दिल्ली से लेके ये जाता है आगरा तक, ये इतना भाग जो है वो NH2 है। इसके बाद NH3 स्टार्ट होता है, वो आगरा से ग्वालियर, मीन्स जो ऊपर से लेके कश्मीर से लेके जो कन्याकुमारी तक जो हाईवे गया है NH44 वो कई टुकड़ों में विभाजित है। तो अब हम लोग बात करते हैं NH2 की, जो दिल्ली से आगरा तक है। ये दिल्ली है यहाँ पे और ये रहा आगरा, तो इतना भाग क्या है? NH2 है। अब NH3 जो है वो आगरा से ग्वालियर तक है, तो इसके बाद ये है आगरा और ये है ग्वालियर, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है? NH3, ये इसमें शामिल है। NH3 का छोटा सा भाग शामिल है, चलिए ये पूरे हाईवे नहीं है, हाईवे के थोड़े थोड़े से ये भाग इसमें शामिल है। तो NH75 और NH26 ये ग्वालियर से लेके झांसी तक ये दो हाईवे होते हैं, दो हाईवे का भाग शामिल है। और NH7 जो है फिर झांसी से लेके ये नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई,
इन जैसे शहरों से होते हुए लास्ट में कहाँ तक जाता है, ये कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये हो गया NH44। इसमें कौन कौन से हाईवे शामिल है, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, आपको याद रखना है। और ये पूरे हाईवे नहीं है, ये हाईवे के थोड़े से भाग हैं। NH3 है तो आगरा से ग्वालियर, ये थोड़ा सा भाग भी हो सकता है, और कहीं कहीं हाईवे पूरे हाईवे है। जैसे NH1 ये पूरा हाईवे इसमें शामिल है, और बाकी कुछ कुछ टुकड़े इसमें शामिल है। इसके बाद GT रोड। ये GT रोड जो है एक बहुत ही प्राचीन है। अशोक के समय इसका निर्माण हुआ था। अशोक के समय इसको उत्तरापथ कहा जाता था, जो पूरे बंगाल से लेके और कहाँ तक जाता था, गांधार तक जाता था। अफगानिस्तान की सीमा जो कि वहाँ पे जो खैबर दर्रा है वहाँ तक ये जाता था। तो यहाँ से जितना व्यापार होता था अफगानिस्तान से इसी रोड के थ्रू होता था। इसके बाद में शेरशाह सूरी आता है। सूरवंश का जो संस्थापक था उसने इस मार्ग की मरम्मत कराई और इसका नाम रखा शेरशाह सूरी मार्ग। इसके बाद जब ब्रिटेन सरकार आती है, ब्रिटिश सरकार, तो ब्रिटिश सरकार फिर से इसकी मरम्मत कराती है और इसका नाम रखा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड। ये उस समय सबसे लंबा मार्ग हुआ करता था, और ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से कहाँ तक जाता था, काबुल तक जाता था। और अब बांग्लादेश क्या हुआ, आज़ादी के बाद पाकिस्तान का भाग बन गया था, इसलिए फिर ये जो रास्ता था, और पाकिस्तान भी भारत से, तो पाकिस्तान का पश्चिम वाला भाग था वो भी अलग हो गया। इसलिए ये रोड कहाँ तक बचा, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता से और पंजाब के अटारी बॉर्डर तक, अमृतसर तक, जो अटारी बॉर्डर है वहाँ तक ये जाता है। और इसमें जो है NH1 और NH2 शामिल है। कोलकाता से जालंधर तक NH2, और वहाँ से लेके जालंधर से लेके और जो अटारी बॉर्डर है वहाँ तक NH1। ये दो मार्ग उनको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, GT रोड बन जाता है। ये दिल्ली से गुजरता है। अब NH1 पढ़ते हैं हम लोग। तो NH1 क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A, ये NH1A है। तो NH1A क्या है, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A में जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर दो सुरंग है, एक चेनानी नासिक सुरंग है, एक जवाहर सुरंग है। तो NH1A है, ये कहाँ से जाता है, ये जालंधर से लेके ऊपर श्रीनगर तक, यहाँ तक जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें जवाहर सुरंग स्थित है, और यह राजमार्ग क्या करता है, जालंधर से जम्मू और उसके बाद फिर श्रीनगर से होते हुए कहाँ तक जाता है, उरी तक जाता है। उरी एक जगह है, पहले कहाँ तक जाता है, जो जम्मू है, और जम्मू के बाद ये जाता है कश्मीर के श्रीनगर में, और श्रीनगर से और आगे तक जाता है, कहाँ तक, उरी तक जाता है। इसका नाम है NH1A। और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली जम्मू तना कश्मीर, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में दो घाटियाँ हैं, एक जम्मू घाटी है और एक कश्मीर घाटी है। उनके बीच में एक माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या होता है कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला जो बनिहाल दर्रा है वो इसी जवाहर सुरंग में ही स्थित है। ठीक है, तो जवाहर सुरंग और बनिहाल दर्रा लगभग एक ही पास में है। ये क्या करते हैं, जम्मू और कश्मीर को जोड़ते हैं। इसके बाद चेनानी नासी सुरंग देखा जाए, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहा जाता है, इसका नया नाम है। और ये NH44 में NH1A वाले भाग में स्थित है। NH44 कहाँ से है, ये जम्मू कश्मीर के जम्मू से लेके श्रीनगर से लेके तो कन्याकुमारी तक है। तो इसी का एक भाग है NH1A। इसी NH1 में क्या स्थित है, चेनानी नासी सुरंग। इसी NH1 में जवाहर सुरंग भी है, और इसी NH1A में 1A में जवाहर सुरंग भी है, और NH1A में चेनानी नासी सुरंग भी है। तो ये कितनी है, 9.2 किलोमीटर लंबी है, और ये देश की सबसे लंबी सुरंग है, और ये एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग है। द्विदिशात्मक मतलब उसमें एक ही समय पे वाहन जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। तो ये हो गई चेनानी नासी सुरंग, ये हो गई जवाहर सुरंग। अभी हम लोगों ने चेनानी नासी सुरंग के बारे में पढ़ा था, तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो चेनानी नासी सुरंग दो जगह को जोड़ती है, एक चेनानी है और एक नासरी है। तो यह सुरंग जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। और ये सुरंग बन जाने के बाद में जम्मू और श्रीनगर के बीच की जो यात्रा थी उसमें जो समय लगता था वो 2 घंटे कम हो गया है। मतलब सोचिए अगर 2 घंटे कम अभी हुआ है तो पहले कितना समय लगता होगा। इसी वजह से सुरंग बहुत महत्वपूर्ण थी। और जब वहाँ बर्फबारी होती है तो सड़क वाले रास्ते जो होते हैं बंद हो जाते हैं, खासकर पहाड़ी रास्ते। इसी वजह से इसको सुरंग को बनाया गया, जिससे ये 12 महीने लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत का सबसे लंबा केबल पुल गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर बना है, जिसका नाम है नर्मदा पुल। इसकी कुल लंबाई और
अगर ये देखा जाए कि किस इसके हाईवे पे है तो ये NH8 पर स्थित है। और NH8 का कौन सा भाग, जो अहमदाबाद और मुंबई, जो अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ता है उस भाग पे ये स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH47 है। NH47 कहाँ पे है, केरल। केरल में वेम्बनाड झील है, तो वेम्बनाड झील पे ही एक वेलिंगटन आइलैंड है, तो वेलिंगटन आइलैंड पे ही एक छोटा सा हाईवे बना है। तो ये पूरे इंडिया का सबसे छोटा हाईवे आपको याद रखना है, NH47, जो सिर्फ 6 किलोमीटर का है। और इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH15, जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 है, ये मरुस्थल से होके गुजरता है और थार मरुस्थल से होके गुजरता है। ये खासकर कहाँ से जाता है, ये पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, ये पंजाब में है। इसको राजस्थान में कहाँ से, गंगानेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और समाख्या, इन सब जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, इनको जोड़ता है। और ये हाईवे है जो कहाँ से गुजरता है, ये गुजरता है थार की रेगिस्तान से। इसके बाद कुछ परियोजनाएं थी भारत सरकार की, खासकर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाते थे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। वो पूरे भारत को बहुत अच्छे हाईवे से और भारत के छोटे छोटे गाँव को भी वो सड़क, जो 12 सड़क होती है जिसमें 12 महीने परिवहन किया जा सके, उससे जोड़ना चाहते थे। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो भी इन्हीं की ही दिमाग के उपज थी। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, जो पूर्व पश्चिम था वो भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से गुजरात को जोड़ता था, उत्तर दक्षिण था वो कश्मीर से तमिलनाडु को जोड़ता था, और जो स्वर्णिम चतुर्भुज था वो भारत के इन 3-4 बड़े शहरों को, जो किनारे पे हैं, ये ऐसे किनारे पे जो शहर हैं, जिनसे क्या हुआ था, या आप जब भी किसी मैप पे देखेंगे तो लाल कलर से आपको ये अलग से हाईवे दिखाई देगा, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। तो उनका मानना ये था कि ये पूरे जो ये कहा जाए कि जो बंदरगाह है खासकर, तो उनसे इनको जोड़ देता था, उनसे माल आना जाना, और इन हाईवे से पूरे भारत में जो माल का परिवहन था वो आसानी से हो जाता था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा गया। ये 4 महानगर कौन थे, दिल्ली था जो उत्तर दिशा में था, कोलकाता, ये दिल्ली से कोलकाता पूर्व में, उसके बाद चेन्नई ये दक्षिण में, उसके बाद पश्चिम में मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली। तो इन चारों के द्वारा इन 4 शहरों को इस स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा जोड़ दिया गया। इसके बाद उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करें तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, NH44, जो सबसे लंबा हाईवे है वो इन्हीं दोनों को जोड़ता है, और ये उत्तर दक्षिण गलियारे का पूरा भाग है। और इसके अलावा पूर्व पश्चिम गलियारा ये असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। असम का सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। ये रहा, ये अलग से आपको थोड़ा सा इसमें बैगनी कलर है, आपको दिख जाएगा आसानी से। तो ये रहा कौन सा, पूर्व पश्चिम गलियारा। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट, कि कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। खासकर ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कानपुर। कानपुर को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग जो है इसका निर्माण व रखरखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य सरकार की होती है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग पड़ा था उसके जो निर्माण की और रखरखाव की जिम्मेदारी थी वो केंद्र सरकार की थी। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल में और सबसे कम घनत्व कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर से। घनत्व से आप समझते होंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने सड़क का कितना ज़्यादा भाग। केंद्र शासित प्रदेशों में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। और राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम अगर राज्य देखा जाए तो महाराष्ट्र है, जहाँ पे सबसे लंबा सड़कों की लंबाई सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है राज्य राजमार्ग की। और अगर पूरे देश में घनत्व देखा जाए तो केरल में है, और सबसे लंबाई देखी जाए तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और अब देखिए सरकार के पास क्या होता है, सरकार के पास कभी कोई पैसा नहीं होता सड़क बनाने के लिए, या सरकार उसमें पैसा नहीं लगाना चाहती, या ये हो सकता है कि सड़क निर्माण में जो निजी क्षेत्र है उसको मौका देना चाहती है। तो सरकार इसके लिए क्या करती है कि निजी क्षेत्र को जमीन दे दी जाती है और सड़क बनाने के लिए अनुमति दे दी जाती है। निजी क्षेत्र जो होता है उसमें सड़क बनाता है, उसको चलाता है,
उसमें टोल टैक्स लगाता है, और जब उसकी लागत और उसका जो मुनाफा है वो निकल जाता है तो फिर वो रोड जो है वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बनाओ, चलाओ और फिर ट्रांसफर करो, स्थानांतरित करो। तो ये नीति सरकार की है। और एक और देखा जाए माल परिवहन का, तो माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% किसके द्वारा होता है? सड़कों के द्वारा होता है। सड़क भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अन्य देशों में रेल होता है, लेकिन भारत में क्या है? सड़क परिवहन है। माल परिवहन के लिए रेल भी इतना अच्छा नहीं है। सवारी भलाई रेल से ज़्यादा सफाई होती है, लेकिन जो माल है उसका परिवहन रेल के द्वारा नहीं होता। सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? सड़कों के द्वारा। इसके अलावा एक योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ की आबादी 500 है उससे अधिक है, उसको बारहमासी सड़कों से जोड़ना ये उद्देश्य था। तो यह सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 500 से अधिक आबादी वाले गाँव में को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए योजना लागू की गई थी। और इसके अलावा एक और फैक्ट देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? लेह सड़क मार्ग है, जो काराकोरम जो दर्रा है उसको पार करता है, काराकोरम दर्रे को पार करता है। और इसकी ऊंचाई कितनी? 3850 मीटर की ऊंचाई पे हाईवे जाता है। इसके अलावा लेह श्रीनगर मार्ग है, ये लेह श्रीनगर मार्ग विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग है। और 2006 में इसको राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 हम लोग पढ़ा था, जो जालंधर से लेके जम्मू श्रीनगर तक जाता था। और ये कहाँ जाता है? श्रीनगर से लेह तक जाता है, और इसका नाम है NH1D है। और एशिया का सबसे बड़ा रोपवे मतलब होता है जिसमें एक पोल, दो पोल के बीच में अगर बीच में कोई खाई है या पहाड़ पे कोई चढ़ान है तो उसमें दो पाइप लगे होते हैं, वो उसमें बीच में केबल लगी होती है, और उस केबल पे एक केबल कार होती है जिसमें बैठ के परिवहन होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे देखा जाए तो वो गढ़वाल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कहाँ पे? जोशीमठ और औली को जोड़ता है। जोशीमठ और औली कहाँ पे है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। तो वहाँ विश्व का सबसे लंबा रोपवे है। एक संगठन है सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, चाहे चीन से लगने वाली बॉर्डर हो, पाकिस्तान से लगने वाली बॉर्डर हो, बांग्लादेश से, तो ये बहुत ही कठिन क्षेत्र होता है। यहाँ पे सड़क बनाने के लिए विशेष लागत चाहिए होती है, विशेष उपकरण चाहिए होते हैं। तो ये सड़क बनाने का काम सीमा सड़क संगठन करता है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट आदमी को ये काम नहीं दिया जा सकता। इसलिए भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करता है? सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और उसका प्रबंधन करता है। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसने जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर सड़कों का निर्माण किया है, जिससे सेना और बाकी जो सामान है उनकी आपूर्ति की जा सके। ये भारत के कुछ प्रमुख राजमार्ग हैं। ये क्रमांक राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक और कुल लंबाई। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट राजमार्ग है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है NH1, जो दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक जाता है। ये रही दिल्ली, और दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक, खासकर बाघा बॉर्डर तक, जिसको बोलते हैं बाघा बॉर्डर, वहाँ तक जाता है। और इसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। लंबाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको ना पढ़ें, लेकिन ये बस आप याद रखें कि इसका क्या सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें क्या है। दूसरा NH2 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक। अभी वो ये आया बाघा बॉर्डर से दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर कहाँ तक? कोलकाता तक। ये कौन सा है? NH2 है। और NH1 प्लस NH2 ये क्या होता है? ग्रांड ट्रंक रोड। इसके बाद NH3 है। NH3 आगरा से जाता है, कहाँ के लिए? मुंबई के लिए। ये आगरा यहाँ रहा, और यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है? सीधा मुंबई तक। NH4 ये मुंबई से चेन्नई। NH5 कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और NH6 ये कोलकाता से चेन्नई जा रहा था, ये कहाँ से जाता है? कोलकाता से मुंबई। NH7 ये बनारस से कन्याकुमारी जाता है। ये सबसे बड़ा हाईवे था, सबसे लंबा। NH8 दिल्ली से जयपुर होते हुए कहाँ जाता है? मुंबई जाता है। और NH15 इसकी खास बात ये है कि बिल्कुल भारत के पश्चिमी भाग में है, थार के रेगिस्तान से होके गुजरता है। तो ये इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेडियो परिवहन।